जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए यहाँ रोशन आनंद सर का जो बुक आप लोग को क्वेश्चन बैंक था, इससे आप लोग को जीव विज्ञान का प्रश्नों को कुछ संग्रह किया गया है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए एग्ज़ाम अब 1 अक्टूबर को, जिनको 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम है वो उनके पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। और आप लोग अब ज़्यादा पढ़ने इधर उधर बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप लोग सिर्फ अब रिवीजन कीजिए, जो पढ़े हैं पीछे उसी को रिवीजन कीजिए। और इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि रिवीजन करिएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे आप लोग को मजबूती मिलेगा, तो इसलिए आप लोग अब रिवीजन कीजिए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और आप लोग आराम से, टेंशन नहीं ज़्यादा लेना है, माइंड को शांत रखना है, अशांति के भाव में नहीं एग्ज़ाम देने जाना है, तो मन शांत करके एग्ज़ाम देने जाना है। और अच्छे से आप लोग देख लीजिए, जो रिवीजन करना है उसी को अब रिवीजन कीजिए और ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार देख लीजिएगा यह वीडियो को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ सभी आप लोग को बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट किया गया है, और देखिए इसमें सीरियल ढंग से नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि ये सभी सेटों से यहाँ पे सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कि अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि स्तनधारी का यहाँ पे प्रकार देख लीजिए कि प्रोटोथीरिया हो जाएगा, और यहाँ पे मेटाथीरिया और यूरिथीरिया हो जाएगा। ठीक, स्तनधारी ये सभी हैं। तो प्रोटोथीरिया में देख लेते हैं, तो प्रोटोथीरिया में देखिए कि ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृपों की तरह होते हैं, और यह अंडे देने वाला स्तनधारी है, और इसीलिए इन्हें ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। और इनमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं, बाह्य का कान इसमें नहीं होता है। और उदाहरण के लिए एकिडना देख लीजिए, ऑर्थियोरिंकस आदि, ये सभी आपको ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। और यहाँ पे आगे देख लीजिए मेटाथीरिया देख लीजिए कि इस उपवर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, और बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैले में होता है, जिसे मार्सुपिलियर, देखिए मार्सुपियल्स थैली कहते हैं। और इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, इसमें बाह्य कर्ण होते हैं, और यह एक दंती, ये देखिए एक दंती होते हैं। उदाहरण के लिए कंगारू, और यहाँ पे देखिए डाइडेफिलस आदि, जो सभी है ना आपको अपरिपक्व बच्चे का जन्म देती है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, देखिए यूरिथीरिया, और इस उपवर्ग में उच्च स्तनधारी शामिल होते हैं, और इसमें बाह्य कर्ण जो है आपको उपस्थित होते हैं, और इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं, और इनमें निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन जो है आंतरिक होता है। उदाहरण के देख लेते हैं, उदाहरण में कि पेंगोलिन, देखिए पेंगोलिन होता है, और यहाँ पे देखिए हिस्ट्रक्स, और चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, मनुष्य, ये सभी जो है ना आपको यह यूरिथीरिया में आता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है, व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सरव जो है सबसे छोटा स्तनधारी हो जाएगा, सरव। और आगे यहाँ पे देख लो 64 को देखिए कि गाय का दूध है, तो गाय का दूध जो है देखिए कम वसा युक्त होता है, कम वसा युक्त होता है, और दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और यहाँ पे राइबोफ्लोविन होता है, और इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के और ई होते हैं, ए, डी, के, ई होते हैं आपको गाय के दूध में विटामिन। और दूध में देखिए यहाँ पे कैसीन नामक प्रोटीन होता है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रियस कहे जाते हैं, और जिनके शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन, खनिज, लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल तथा यथा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, माइक्रो न्यूट्रियस कहे जाते हैं, और जिनके शरीर का अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए 65 को देखिए उल्लू की आँख में पाई जाती है, तो केवल क्या पाई जाती है, तो देखिए इसमें शलाका कोशिकाएं हो जाएगी, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, शलाका कोशिकाएं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देखता है, ताकि नहीं देख पाता है। और उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, और इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ा संख्या में शलाका कोशिकाएं
होती है तथा केवल कुछ ही शंकु कोशिकाएं होती है। रात्रि चर पक्षी में शलाका कोशिकाएं की संख्या अधिक होती है क्योंकि शलाका क्षण कोशिका निम्न प्रकाश स्तर पर यहाँ पे दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसी कारण इसके रात की दृष्टि काफ़ी तेज होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं प्रकाश में सक्रिय पक्षी, प्रकाश में देखने वाले पक्षी देखिए बाज, गौरैया, चील जो है सभी आपको प्रकाश में सक्रिय पक्षी हैं। और इसमें इसलिए है कि इसमें देखिए कि बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं होती है, इसमें शलाका नहीं होता है। शलाका रात में देखता है और शंकु कोशिकाएं आपको दिन में देखने के लिए यह काम करता है। और देखिए सूक्ष्म मात्रा में शलाका कोशिकाएं इसमें होती है। शंकु कोशिकाएं उच्च प्रकाश पर यहाँ पे दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए ऐसी पक्षी को दिन में अधिक दिखाई देता है तथा रात में कम है। और यहाँ देखिए रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को इकट्ठा करता है। और यहाँ देखिए कि शलाका और शंकु कोशिकाएं होती हैं। देखिए शलाका कोशिका रात में दृष्टि प्रदान करते हैं और शंकु कोशिकाएं दिन में। और शलाका कोशिकाएं रंगीन दृष्टि नहीं प्रदान करते हैं जबकि शंकु कोशिकाएं रंगीन यानी लाल, हरा, नीला दृष्टि प्रदान करते हैं। और देखिए सिलिया जो है आपको, यह सिलिया छोटी और पतली बाल जैसी संरचनाएं हैं जो स्तनधारी कोशिकाओं यूकैरियोटिक्स की सतह पर मौजूद होती है। और सिलिया लगभग 6 से 7 माइक्रोन लंबी होती है। और अस्टेपिज यह मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। और कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है जिसमें देखिए मैलियस, इनकस और अस्टेपिज होता है। देखिए यही है हड्डी आपको 3 ठो, जो मैलियस और इनकस और यहाँ पे अस्टेपिज होता है। 3 साइड दोनों तरफ होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 66 को। देखिए कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए, तो किसके लिए चाहिए, तो देखिए सुक्रोज के लिए ऊर्जा चाहिए। एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फ्लोएम ऊतक द्वारा पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। और पौधे में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का वहन क्रमशः देखिए फ्लोएम के द्वारा किया जाता है भोजन, और जाइलम के द्वारा जल जाता है। ठीक है, ये सभी बात को याद रखिए। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बने घुलनशील कार्बनिक यौगिक सुक्रोज से भरपूर होता है। और यह पौधे के भीतर भोजन का देखिए स्रोत होता है। क्या होता है, स्रोत होता है। और यहाँ देखिए जाइलम तथा फ्लोएम जटिल यहाँ पे अस्थायी ऊतक है और यह मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने होते हैं। देखिए वाही निकाय हो जाएगा और वाही काय हो जाएगा और जाइलम तंतु हो जाएगा और जाइलम मृदुत हो जाएगा, मृदु तक हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए फ्लोएम जो है ये भी आपको 4 तत्वों से बना होता है। यहाँ पे देखिए चालनी नलिकाएं होता है, यहाँ पे देखिए सहकोशिकाएं होता है और फ्लोएम तंतु होता है और फ्लोएम यहाँ पे मृदुन तक होता है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए कि एडिटिव भोजन में होते हैं। तो एडिटिव भोजन में होते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगनाशक एवं खनिज दोनों में होते हैं, रोगनाशक एवं खनिज दोनों में होते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं एडिटिव खाद्य योज भोजन। ठीक है, और यहाँ आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि एडिटिव जो है खाद्य योज वे रसायन है जो खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने या उसके रंग, स्वाद, बनावट को बढ़ाने के लिए उनमें मिलाए जाते हैं, एडिटिव। ठीक है, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि खाद्य योज यानी एडिटिव रोगनाशक और खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी होते हैं। जैसे देखिए फोमिंग होता है, फोमिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट होता है और आगे आपको ह्यूमेक्टेंट्स और इमल्सिफायर्स और एंटीऑक्सीडेंट आदि ये सभी जो है आपको एक्टिव का कार्य करते हैं, एडिक्टिव का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
देखिए यहाँ फफूंदी देख लेते हैं, फफूंदी है तो फफूंदी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यह परजीवी एवं सैप्रोफिटिक है। क्या है? यह परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है। चलिए आगे आगे देख लेते हैं इसके बारे में। फफूंदी परजीवी एवं सैप्रोफिटिक यानी मृत जीवी दोनों है। और कवक का देखिए कवक या फफूंदी इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं और जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। और ये सभी परजीवी अथवा मृतजीवी यहाँ पे सैप्रोफिटिक होता है और इसी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसी की कोशिका जो भित्ति होता है वह काइटिन की बनी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं कि परजीवी इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीवाणु पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे यहाँ देखिए माइकोबैक्टीरियम। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपको। देखिए ऑप्शन ए जल पक्षी में हो जाएगा, जल पक्षी में हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण जल पक्षी में सबसे अधिक होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा एपीफाइट्स में। कहाँ होता है? एपीफाइट्स में होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मनुष्य के मूत्र में कौन सी एसिड पाए जाते हैं? तो कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूरिक एसिड पाया जाता है। और मनुष्य का एक समान घटक यूरिक अम्ल प्यूरिन और यहाँ देखिए न्यूक्लियोटाइड्स के विघटन का उत्पाद है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ देखते हैं यूरिक अम्ल जो C5H4N4O3 जो प्यूरिन के विघटन से परिणाम स्वरूप उत्पादन होता है और आसानी से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और गुर्दे तक यात्रा करता है, जहां से यह मूत्र में जाता है। और शरीर में यूरिक अम्ल का उच्च स्तर मूत्र और रक्त को बहुत अधिक अम्लीय बनाता है और इनसे गाउट नामक बीमारी हो जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द होते हैं। और मैलिक एसिड देख लीजिए, मैलिक एसिड एक समान कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र यहाँ पे C4H6 और O5 है। आगे यहाँ पे देखिए नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नेमाटोड द्वारा यहाँ पे देखिए कि फाइलेरियासिस होता है। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि बुशेरिया मलई और बुशेरिया बेनक्राफ्टाई दो फाइलेरिया परजीवी हैं जो फाइलेरिया रोग का कारण बनते हैं और यह उन अंगों के सूजन का कारण बनता है और जिससे वे कई वर्षों तक रहते हैं। आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिकाएं प्रभावित होती है। सत्तर को यहाँ देख लेते हैं कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो क्या मुख्य कार्य हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं, देखिए एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम मदद करता है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन पचाने में करता है। एंजाइम का काम है भोजन पचाने में मदद करना। और यहाँ देखते हैं कि मनुष्य के भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। लार दो एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। लार में दो यहाँ पे एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि टाइलिन और लाइसोजाइम, तो देखिए यह भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज शर्करा में
अपघटित कर देता है और फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ देखते हैं यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, यहाँ पे लाइसोजाइम। यहाँ पे 72 को देख लेते हैं कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत 3 भागों में विभक्त होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रसनी होता है और देखिए अंग्रस क्षुद्रांत होता है तथा क्षुद्रांत होता है। और यहाँ पर आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान कहलाता है और यह कायम ग्रहणी में पहुँचता है और जहाँ सबसे पहले यकृत से मिलकर पित्त रस इनमें मिलता है। और यहाँ देखते हैं कि विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। यकृत के अन्य कार्य देख लेते हैं कि बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण करना, कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण, एंजाइमों के श्रवण करता है, हेपेरिन का श्रावण करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करता है।